चलो ओके, छोटे क्लास में भी बेटा आपने देखा होगा कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर वगैरह आपने पढ़ा होगा, पी आर्म, क्यू आर्म, शॉर्ट आर्म, लॉन्ग आर्म, इस तरीके से सेंट्रोमियर। ठीक है, तो एक क्रोमोसोम जो होता है, जनरली अ क्रोमोसोम हैज अ सेंट्रोमियर, एक सेंट्रोमियर होता है उसमें, एंड टू आर्म्स। ओके, two arms and one centromere. Those chromosomes which have two centromere are called बाइसेंट्रिक। बाइसेंट्रिक तो ठीक है, टू से आ जाता है। एसेंट्रिक जहां पे क्रोमोसोम एब्सेंट होता है, इसलिए आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए कि जब एक क्रोमोसोम है तो आपने ए लगा दिया, एसेंट्रिक। ओके, ऐसा नहीं होगा, समझना इसको, है ना। बाइसेंट्रिक क्रोमोसोम व्हेन क्रोमोसोम हैज टू सेंट्रोमियर। हाँ बेटा, मुझे याद है, ग्लाइक्सिज्म और पेरोक्सिज्म में कराती हूँ रिवीजन। अभी कंटेंट कवर कर दें, उसके बाद लास्ट दोज क्रोमोसोम विच हैव मिनी सेंट्रोमियर। ठीक है, कंडीशन देखते जाओ, वन सेंट्रोमियर जनरल है, टू सेंट्रोमियर बाइसेंट्रिक, मेनी सेंट्रोमियर पॉलीसेंट्रिक। ठीक है, कई सारे सेंटर्स हैं उनके, कई सारे, एक बंच है वहां पे, डेंस डीएनए प्रेजेंट होगा। ओके, क्लियर है बच्चा। इन पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम द सेंट्रोमियर इज एक्चुअली डिफ्यूज्ड। एग्जांपल स्पाइरोगैरा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एस्केरिस। ठीक है, एक प्लांट है स्पाइरोगैरा, एल्गी है, एंड एस्केरिस एनिमल में आ जाता है। डिफ्यूज रहेंगे तो हमें देखने वो कई सारे सेंटर लगेंगे। ओके, पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम समटाइम्स ड्यू टू जेनेटिक डिफेक्ट और म्यूटेशन। इंपॉर्टेंस है बेटा, नोट डाउन करना है इसको, मार्क करना, मतलब नोट तो आपको सभी करना है। सम टाइम ड्यू टू जेनेटिक डिफेक्ट और म्यूटेशन, बिकॉज इन जनरल क्रोमोसोम हैज सेंट्रोमियर, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रोमोसोम। बट सम टाइम कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं कि जेनेटिक डिफेक्ट हो, म्यूटेशन, वहां पे म्यूटेशन सुना है तुम लोग। म्यूटेशन मीन्स ऑल ऑफ सडन चेंज, किसी जीन में, किसी डीएनए में एक सडन चेंज हो जाए, उसके नाइट्रोजनस बेस डिफरेंट हो जाए, उसके नाइट्रोजनस बेस डिलीट हो जाए, उसमें कुछ और ऐड हो जाए, किसी भी तरीके का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर था उसमें चेंजेस हो जाए, सिंपल आपको ये समझना है, तो दैट इज म्यूटेशन। एंड म्यूटेशन इज नॉट अ, जैसे क्या है ना कि एक स्लो प्रोसेस नहीं है, दिस इज अ सडन प्रोसेस। ओके, एग्जैक्ट होगा और इफेक्ट होगा, इस तरीके से। इवोल्यूशन अपन कैसे कहते हैं, इवोल्यूशन एक स्लो प्रोसेस है, उसमें धीरे धीरे जीन में वेरिएशन आए, धीरे धीरे नए स्पीसीज हुए। लेकिन म्यूटेशन ऐसे है कि अगर म्यूटेशन हुआ तो वो सडन उसका इम्पैक्ट दिखेगा। पढ़ना है आपको, क्लास 12th में है म्यूटेशन आपके। द सेंट्रोमियर इज एब्सेंट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्लियर। इन क्रोमोसोम these chromosomes are said to be acentric, तो acentric से वन सेंट्रोमियर नहीं होगा, ए फॉर एब्सेंट होता है बेटा, ये बच्चे गलती करते हैं, ध्यान से लिख लिया करो छोटे छोटे पॉइंट। these are abnormal chromosome, why abnormal, क्योंकि generally they have centromere and due to the mutation and genetic defect इनका origin हुआ है, that's why origin due to genetic defect, genetic defect और म्यूटेशन, दैट्स व्हाई दे आर एबनॉर्मल। क्लियर है बच्चे, सबको एकदम समझ में आ रहा है ना। वो एनिमेशन था कल के लेक्चर में एक, उसको देखा था ध्यान से, किस तरीके से डीएनए पूरा क्वाइल हो रहा था। डिफरेंट डिफरेंट साइज मेंशन थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो जेनेटिक्स का बेसिक है आपका, जेनेटिक्स चैप्टर के लिए और म्यूटेशन समझने के लिए आपको वो स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन समझने के लिए भी आपके लिए वो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक वो ओपन रहेगा, जब तक आप उसकी इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हो, आप मतलब एंजाइम, आरएनए, पॉलीमरेज, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स होता है पूरा डीएनए, पॉलीमरेज वगैरह का, लाइगेज एंजाइम का, हेलिकेज एंजाइम का, वो एंजाइम उस इंफॉर्मेशन को रीड कर पाएंगे, तभी वो फंक्शनल होगा।
तो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है बेटा। ठीक है, तो एबनॉर्मलिटी हुई, म्यूटेशन हो गया, जेनेटिक डिफेक्ट हो गया, तो ऑब्वियसली वहां पे ऐसे डिसऑर्डर को, ऐसे डिजीज को बोलते हैं हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक disorder, group of disease which occurs due to gene defect or genetic defect or mutation in chromosome is known as genetic disorder. In human, telocentric chromosomes are not present. Important point है, clear? X chromosome submetacentric, Y chromosome acrocentric एंड मोस्ट ऑफ, अब ये एक्रोसेंट्रिक सब मेटासेंट्रिक कवर हुआ या नहीं तुम लोग का? अभी कवर नहीं हुआ है ना? तो अभी एक पॉइंट ये सब ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो, हम बताते हैं क्या कैसे होता है। मोस्ट ऑफ द ह्यूमन क्रोमोसोम्स आर सब मेटासेंट्रिक, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और वाई क्रोमोसोम जो मेल कैरेक्टर डिसाइड करता है कि बेबी मेल होगा या फीमेल होगा, वो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे है। ठीक है, जैसे एक समाज में हमारा ये सोशल इम्पैक्ट से तुम समझ लेना इस पॉइंट को कि एक समाज में जो है ना कि फीमेल को कहा जाता है अरे ये इसके तो कोई बेटा ही नहीं हुआ, इसने हमें बेटा नहीं दिया, इसने हमारे खानदान को आगे नहीं बढ़ाया, उसमें कहीं फीमेल का कोई रोल ही नहीं होता है। दैट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन द वाई क्रोमोसोम, एंड वाई क्रोमोसोम इज द मेल क्रोमोसोम, मेल से ही आता है। तो मेल के पास ही दो वेरिएशन है, एक्स एक्स, तो फीमेल के पास कॉमन है एक्स वाई। मेल का अगर एक्स आया तो वो बेटी ही होगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, फीमेल कुछ नहीं कर सकती है। एक्स वाई आएगा तो वो बेटा होगा। दिस इज द मेल सेट। ठीक है, तो वाई क्रोमोसोम का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये एक्रोसेंट्रिक होता है। एक्स क्रोमोसोम सब मेटासेंट्रिक होता है, दैट ऑल आर द डिपेंडेंट ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर बेटा, अभी हम बताते हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा मोस्ट ऑफ द क्रोमोसोम, जो मोस्ट ऑफ द क्रोमोसोम होते हैं वो सब मेटासेंट्रिक होते हैं। ओके, एक्स क्रोमोसोम भी सब मेटासेंट्रिक है। लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम इज 30 माइक्रोमीटर, आता है क्वेश्चन, ट्राइलियम प्लांट। ठीक है, लॉन्गेस्ट। स्मॉलेस्ट फंजाई का है 0.25 माइक्रोमीटर। ये सब डेटा मुझे देखो ऐसे ही याद है बेटा, आप लोगों को भी ये इतनी बार आप पढ़ो, इतनी बार रिवाइज करो ना कि ये सब एग्जाम्पल और डेटा आपको याद रहे हमेशा। ठीक, इनको आप नोट्स बनाते वक्त बहुत प्रॉपर हाईलाइट करके रखो। ये ऐसे है ना जो आपको यूं ही याद नहीं होगा, ऐसे एक बार में नहीं याद होगा। ठीक है, जब आप इसको कई बार रिपीट करोगे, कई बार रिपीट करोगे, एंड ये देखो, ये जब कोई मैकेनिक्स होती है ना, जब कोई आप प्रोसेस पढ़ते हो, भले ही वो मल्टी स्टेप हो, लेकिन उसके पीछे कोई मैकेनिज्म हो, कोई कॉन्सेप्ट हो, तो आपको फटाफट याद हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल्स हैं, नाम है, तो आप बोर भी होते हो और आपको वो यूं ही याद भी नहीं होता कि एक बार में याद हो जाए। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये बस हाईलाइट कर करके रखो। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी नहीं भी आते हैं, तो आपको कोई ऐसा नहीं है कि सब कुछ आप आने के लिए ही पढ़ रहे हो। आएंगे तो 90 क्वेश्चन ही फाइनल एग्जाम में। चलो, एवरेज साइज ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पूरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ना है, SGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 12th में है, वो पढ़ना है। वहां पे ये सारी इंफॉर्मेशन आएगी, वाई क्रोमोसोम कैसा है, एक्स क्रोमोसोम कैसा है, कितना टाइम उसको सिक्वेंसिंग में लगा, कितना टाइम उसको रीड करने में लगा, क्या इंफॉर्मेशन, कौन से जीन प्रेजेंट है, कौन से जीन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस तरीके का एक ग्लिम्स आपको जेनेटिक चैप्टर में और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बेटा पढ़ना हो। एवरेज साइज ऑफ ड्रोसोफिला, अब ड्रोसोफिला एक बहुत ही रिप्रेजेंटेटिव फ्लाई है जो कि एक्स वाई क्रोमोसोम को ही बियर करती है। तो हमें कुछ स्टडी ह्यूमन पे करना होता है ना, अब ये चीज तुम लोग अपने नॉलेज के लिए ध्यान में एकदम रख लो, कोई हमें ह्यूमन की स्टडी करना है तो ह्यूमन के पास भी एक्स वाई और एक्स एक्स क्रोमोसोम है, ऑल्दो इसका डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट टाइप से होता है, चेंजेस है वहां पे। ठीक है, उसमें जाएंगे हम लोग जब डिजीज के कंपैरेटिवली पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ड्रोसोफिला का डिटेल देखेंगे। बट क्या होता है ना कि जैसे हम ह्यूमन को पैरेलली स्टडी करते हैं ना, तो हम कुछ चीजों से उसको रिलेट करके पढ़ते हैं कि ये चीज ह्यूमन में हो रहा है तो क्या इसका
इस रिलेटेड ऑर्गेनिज्म में भी हुआ क्या, तो जब हम जेनेटिक बेसिस पे स्टडी करते हैं ना, तो आपको लॉट्स ऑफ हायर स्टडी में भी जो कंपैरेटिव मिलेगा ना, वो ड्रोसोफिला के साथ ह्यूमन की स्टडी का मिलता है। एंड दिस इज अ फ्लाई, मक्खी है। इज इट क्लियर? तो एवरेज साइज ऑफ ड्रोसोफिला, तो डायरेक्ट ड्रोसोफिला से क्वेश्चन आते हैं। क्रोमोसोम 3 माइक्रोमीटर, हो सकता है मैच द कॉलम में आपको ड्रोसोफिला पूछ दिया। ओके, तो ह्यूमन का 5 एंड ड्रोसोफिला का 3 माइक्रोमीटर। क्रोमोसोमल काउंटिंग इज विजिबल एंड एक्यूरेट इन मेटाफेज। व्हाई? अब सेल डिवीजन पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे पूरी कहानी, लेकिन इतना आपको सबको पता है, और अभी स्पिंडल अपरेटस बनाते वक्त भी मैंने बताया, सेंटर में क्रोमोसोम है। इसको तुम ऐसे समझना कि जैसे मैं कहूँ कि क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, वैसे ही बोली कि अरे यार क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, और तुम सब इधर उधर मस्ती कर रहे हो, दौड़ रहे हो, एक एक कोई इधर और छोटे क्लास के बन जाओ, थोड़ा दौड़ धूप लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कोई इधर खड़ा है, कोई इधर खड़ा है, कोई उधर खड़ा है, जब तक मैं इधर से काउंट कर रही हूँ तो राइट वाला लेफ्ट में चला गया, लेफ्ट वाला फिर पीछे की तरफ चला गया। तो एक काउंटिंग पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं सबको अगर कहूँ कि सब लाइन से खड़े हो जाओ एकदम, क्यों? समझना हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो उसी तरीके से क्रोमोसोम बाकी सारे स्टेजेस में कहीं कहीं घूम फिर रहे हैं, डिवीजन हो रहा है, उनकी प्रोसेस हो रही है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है, लेकिन एट द टाइम ऑफ मेटाफेज दे आर अरेन्ज्ड ऑन इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर इज द ब्रॉडेस्ट पार्ट ऑफ स्पिंडल apparatus, सेंटर में। जैसे आप इसको ऐसे समझो कि फुटबॉल का मैच होने वाला है, तो मैच के पहले आपने देखा हो, या क्रिकेट का मैच, तो मैच के पहले प्लेयर सारे खड़े होके एंथम करते हैं ना, नेशनल एंथम बजता है, देखा है ना? समझ रहे हो हम क्या? तो जब भी कोई चीज लाइन में होगी तो आपको काउंट करना इजी होगा। अगर हम कहीं फुटबॉल खेल रहे हैं, दौड़ना धूपना स्टार्ट हो गया, एक टीम इधर एक टीम इधर, फिर दोनों मिक्स, तो आपको वहां पे क्योंकि पता है कि कितने प्लेयर होते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट अगर हम कहें कि देखो उसको काउंट करो, तो इज इट पॉसिबल? पॉसिबल होगा, लेकिन वो वेरिएशन आने के वहां चांसेस नहीं है कि एक्यूरेसी होगी। तो छोटी सी सेल, छोटा सा न्यूक्लियस, उसके अंदर आपको क्रोमोसोम को काउंट करना है, तो देयर शुड बी अ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम दैट ओनली टेक्स प्लेस इन मेटाफेज। एनाफेज में अगेन ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूटते हैं, और ये इधर की तरफ एंड इधर की तरफ, दोनों पोल की तरफ वो मूव करने लगते हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चा? तो क्रोमोसोमल काउंटिंग इज मोर एक्यूरेट, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी, इन मेटाफेज एंड क्रोमोसोमल शेप स्टडी। ठीक, अब कोई कह दे कि शेप और काउंटिंग दोनों, और ऑप्शन दिया हुआ है, देन यू हैव टू गो विद द एनाफेज। स्टार मार्क करके नोट कर लेना, इफ शेप एंड काउंटिंग एक साथ पूछ दिया तो उसके लिए आपको एनाफेज के साथ जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा, अभी हम जब शेप बता देंगे तब हम बात करते हैं इसमें। व्हाइट रिपोर्टेड लिख लो कहीं, अगर मेरा मिस हो जाए तो तुम बता देना कि मैम ये आपने बताया नहीं। व्हाइट रिपोर्टेड साइंटिस्ट हैं, कलर मत समझ लेना, इसलिए मैंने खुद रेड से कर दिया। पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम इन एस्केरिस। सेंट्रोमेरिक इंडेक्स, दिस इज द लेंथ ऑफ शॉर्ट आर्म रेशियो, लेंथ ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की लेंथ का और क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म का रेशियो होता है। क्लियर बेटा? आप एक छोटा सा, अच्छा चलो अभी तो मैं इमेज दिखाई नहीं हूँ, ऐसे बना लो। ठीक है, तो शॉर्ट आर्म को अपन पी आर्म बोलते हैं। ठीक है, MNOPQ। ठीक, जो पहले आता है वो शॉर्ट, जो बाद में है वो लॉन्ग, ये है क्यू आर्म। इज इट क्लियर बच्चा? पहले भी क्लास में पढ़े होगे तुम लोग। तो सेंट्रोमेरिक इंडेक्स इज एक्चुअली व्हाट, लेंथ ऑफ शॉर्ट आर्म एंड रेशियो विद द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम टोटल। ठीक है, जैसे ये है 2 और ये है पूरा आपका 5, 2:5, ये हो गया सेंट्रोमेरिक इंडेक्स। छोटी सी मैथ है, इतना कुछ पूछेगा नहीं आपसे, आपको बस पता होना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेट करने को नहीं देगा। पहले आते थे बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चंस जेनेटिक्स से, न्यूमेरिकल आते थे, अब नहीं आते। बट फिर भी मैं कुछ एक्स्ट्रा, जब अपना पूरा कोर्स नेट का खत्म हो जाएगा तो मैं आपको नॉलेज के लिए कुछ एडिशनल चीजें बताऊंगी। जैसे होता है ना बेटा कि अब नहीं आते तो क्या आपका जानने का राइट नहीं है ना?
आप जानो, जैसे अभी जस्ट सपोज मेरा बेटा 6 क्लास में है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। 6 क्लास से सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी आ जाती है। एनसीईआरटी आर द फाउंडेशन, एकदम बेसिक्स हैं। वो आपको आगे जाके करियर बनाना है कुछ भी सिविल सर्विसेज या किसी कंपटीशन में, तो यू हैव टू बैक आना पड़ेगा 6 क्लास की एनसीईआरटी से। तो अब क्लासेस इतनी तो नहीं चल रही है कि उसका पूरा एनसीईआरटी कवर हो जाएगा। तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है, सिलेबस कट हो जा रहा है। टेस्ट देगा वो तो 6 क्रॉस कर जाएगा। बट मैं जानती हूँ कि उसको आगे एक बात बुक कहाँ पे काम आएगी, तो मैं इस चीज का ध्यान रखूंगी ना कि उसको पूरी नॉलेज मिले। 6 क्लास का मतलब 6 क्लास की कंप्लीट नॉलेज लेके वो 7th में जाए। तो सेम आपको भी कुछ नॉलेज मिलनी चाहिए, बट वो हम एक्स्ट्रा एफर्ट अपन लगाएंगे जब पूरा नीट का प्रिपरेशन हो जाएगा। कंटिन्यूअस आप 340 स्कोर कर रहे होगे, पूरे आपकी प्रिपरेशन हो रखी होगी, बायो में सैचुरेशन आ जाएगा, कुछ पढ़ने को नहीं होगा नया, आप अपना रिवीजन कर रहे होगे, तब हम आपको कुछ एडिशनल ऐसे इंफॉर्मेशन दिया करें। ओके, तो सेंट्रोमेरिक इंडेक्स आई थिंक सबको क्लियर है। क्रोमेटिन टर्म बहुत जाने माने साइंटिस्ट हैं, फ्लेमिंग, नाम आता रहता है इनका। आइसोक्रोम्स आर दोज क्रोमोसोम्स, आइसोक्रोम्स, ठीक, वर्ड को पकड़ो, विच हैविंग मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल आर्म्स। आइसो मीन सेम, ठीक है। सेम कैसे हो सकते हैं, या तो वो मॉर्फोलॉजी से देखने में सेम हो, या तो उनके अंदर जो इंफॉर्मेशन है दैट शुड बी सेम, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, आइसोक्रोम। Sex chromosome were first time discovered by C.V. Macklung, and these chromosomes are X and Y. नॉर्मल क्रोमोसोम को आप कहते हो ऑटोसोम, सेक्स क्रोमोसोम को आप कहते हो एलोसोम। टोटल क्रोमोसोम 23 पेयर होते हैं, ठीक है, मतलब 46 क्रोमोसोम होते हैं। ह्यूमन की बात कर रही हूँ बेटा, तो ह्यूमन क्रोमोसोम में 46 में 23 में 22 पेयर आपके क्या हो जाते हैं, ऑटोसोम। किसी को डाउट इसमें? एंड 1 पेयर ही है सेक्स क्रोमोसोम, तो 1 पेयर यहाँ कर पर ही हो गया पेयर की। ओके, क्लियर है बच्चों? तो जस्ट टर्मिनोलॉजी पूछता है। सेक्स क्रोमोसोम के अलावा हो सकता है क्वेश्चन में एलोसोम पूछा हो, एक बार आया था ऐसा क्वेश्चन, बच्चे फंस गए थे। मैं डायरेक्ट ऐसे आंसर नहीं बताती हूँ बेटा, ये भी ध्यान रखना। तुमको तो भी बहुत आराम से पढ़ा रही हूँ, नए नए बच्चे हो इसलिए। ठीक, नोट्स में दे दिया तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पहले आप उसको जाके सर्च करो। तुमसे हुआ नहीं, एक तो पहली गलती, दूसरी उस गलती को आप उसी दिन ठीक करो कि आपकी पढ़ी हुई चीज आपसे हुई क्यों नहीं। गो बैक टू योर नोट्स, देखो उस पॉइंट को, मार्क करो, और आगे से कभी इन फ्यूचर 30 साल बाद भी कोई चलते फिरते वो क्वेश्चन पूछ लेना कि सेक्स क्रोमोसोम को क्या कहते हैं, ऑटोसोम या एलोसोम, तो क्विक निकलना चाहिए। वो इस तरीके से पढ़ाई हो, क्विक निकले। डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन एक्स क्रोमोसोम, ये सब डायरेक्ट पूछते हैं बेटा क्वेश्चन। हैंकिंग, डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन वाई क्रोमोसोम, स्टीवन एंड मैकलम। अच्छा, एक बात, बहुत सारे साइंटिस्ट की लिस्ट हो ही गई होगी आपके पास, ये अपने आप में ह्यूज चैप्टर है, फ्रॉम स्टार्टिंग में कह रही हूँ ये चीज आपको। तो आप इन साइंटिस्ट की लिस्ट, आपके ऊपर है, या तो आप जैसे लिख रहे हो वैसे ही लिख के रखे ही हो, फिर आप खाली रहो तो सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्ट लिस्ट एक बनाओगे, एक टेबल। ये हम तुम्हारे फाइनल रिवीजन के लिए बता रहे हैं। ये हम बोलते हैं, करता कोई क्लास में 2 ही बच्चा है, उसके बाद जब फाइनल टाइम आता है ना, तो या तो वो मांगते रहते हैं, या तो वो कहते हैं मैम साइंटिस्ट नहीं हो पा रहा है, मैम वो जो डायमीटर वगैरह का क्वेश्चन आता है ना उसमें कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन होगा ही ना, आपने बात नहीं मानी थी मैम की, इसलिए कंफ्यूजन होता है। तो अभी मैम ने क्या बोला कि सारे डायमीटर वाले पैरामीटर, सारी जो लेंथ वगैरह दे रखी थी सेल ऑर्गेनेल का, उनका एक टेबल बना लेना। हाँ बेटा कर रहे होगे, आई नो, तुम लोग अच्छे बैच हो, कर रहे होगे। और इस तरीके के साइंटिस्ट क्या, साइंटिस्ट का पूरा एक अलग लिस्ट बना लो। और साथ साथ वो जहाँ पे जिस कॉन्टेक्स्ट में दिया हुआ है, जैसे यहाँ क्रोमोसोम से रिलेटेड साइंटिस्ट दिए हुए हैं, तो यहाँ पे भी लिखे रहने दो। और उसके बाद आप पूरा सेल चैप्टर में जितने साइंटिस्ट मैंने दिए वो लिख लो। और सिर्फ एक काम और करना, उसमें एनसीईआरटी को हाईलाइट कर। तो कुछ आए ना आए, एनसीईआरटी वाले साइंटिस्ट को श्रद्धांजलि देना तो आपका परम कर्तव्य है। उनको श्रद्धांजलि देते रहना, बाकी एडिशनल टाइम टू टाइम रिवाइज कर। चलो, अब आप देख रहे हो यहाँ पे विभिन्न विभिन्न तरीके के क्रोमोसोम दिख रहे हैं, ठीक। टीलोसेंट्रिक, टीलो मिस होता है एंड,
सेंट्रोमियर एंड में, कहानी खत्म। ठीक। एक्रोसेंट्रिक, आम बहुत छोटी हो, बहुत छोटी हो, टीलो नहीं है, बस छोटी सी आम रह गई है, एक्रोसेंट्रिक, इसकी भी कहानी खत्म। सब मेटासेंट्रिक पहले देखते हैं। मेटासेंट्रिक, जब एकदम सेंटर में क्रोमोसोम हो, देन द क्रोमोसोम इज सब मेटासेंट्रिक। जब सेंटर में नहीं है, छोटी आम और बड़ी आम दिख रही है, देन द क्रोमोसोम इज सब मेटासेंट्रिक। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही हम लोग ह्यूमन में मोस्ट ऑफ द केसेस में सब मेटासेंट्रिक है, टीलोसेंट्रिक बिल्कुल एब्सेंट है। अब बात ये आती है कि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें तुम्हें क्या समझना है, दैट इज दिस सेंटर सेंट्रिक, सेंट्रिक जो हम कह रहे हैं ये सबको समझ में आ गया होगा। दिस इज सेंट्रोमियर। ओके, दिस इज क्रोमोसोम, ये डीएनए है, ये भी डीएनए है, जस्ट उसका अरेंजमेंट एक डेंस है, एक थोड़ा सा क्वाइल्ड, वो भी डेंस है, बट कंपैरेटिवली सेंट्रोमियर वाला पॉइंट ज्यादा डेंस है। तो जब आपकी सेंट्रोमियर मेटासेंट्रिक पोजीशन से चेंज होगी, ओके, टीलोसेंट्रिक और मेटासेंट्रिक को छोड़ दो आप, तो वहां पे आप ऑप्शन देते हो शॉर्ट आर्म एंड लॉन्ग आर्म का, क्योंकि सेंट्रोमियर, आप जैसे देखो ना, किसी चीज को आपको हाफ करना है तो आप एकदम सेंटर से कर रहे हो, तो आप उसको क्या छोटा बड़ा करोगे? छोटा बड़ा करना है मतलब दोनों में वेरिएशन होना चाहिए, अदर दिस और दिस, तभी छोटा बड़ा होगा ना। समझ में आ रहा है ना? तो टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, दो दो बार पढ़ते हैं, ये भी चीजें जन्म भर के लिए याद हो जाती है। ठीक। अब ये क्रोमोसोम जो आपको सामने दिख रहा है ना, ब्लू वाले, दैट इज द स्टेज ऑफ मेटाफेज। इसमें आप काउंट कर सकते हो, लेकिन क्रोमोसोम को आप शेप नहीं देख सकते हो जब तक वो ब्रेक डाउन नहीं हो जाएगा। वो सेंट्रोमियर से जब टूटेगा तभी आपको शेप दिखता है, तो वो ब्रेकिंग ऑफ सेंट्रोमियर वाला पोर्शन होता है एनाफेज में। ठीक है बच्चा, क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? तो आप नीचे वाले पोर्शन को देखो। अब ये जो दो दो आपको दिख रहा है ना, दीज आर सिस्टर, ये सिस्टर्स, बहनें। एक क्रोमोसोम अपना डुप्लीकेट बनाया एस फेज में, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड। तो वन क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड। ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको जेनेटिक्स में काम आएंगे बेटा। ओके, अब नीचे वाले ब्लैक एंड व्हाइट वाले इमेज को देखो, इसमें आपको शेप दिख रहा है, यहाँ पे कोई शेप नहीं था, मतलब इस तरीके का कोई शेप तो है ही ऑब्वियसली, लेकिन जो शेप हम बताना चाह रहे हैं वो आपको नीचे वाले में दिख रहे हैं, और ये सिंगल क्रोमेटिड है, इसमें सिस्टर नहीं है। ठीक है, इसमें सेंट्रोमियर और एक आर्म आपको इधर, एक आर्म इधर, एक लेफ्ट एक राइट। ठीक, ये स्ट्रक्चर कब दिखता है? अब जरा इस वाले को फिर से ध्यान से देखो, इस वाले को ध्यान से देखो, मेटासेंट्रिक को ध्यान से देखना। ये अब जब डिवीजन होता है ना, जो आपका नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर है वहां पे हम बताएंगे आपको फिर से ये डिटेल में। डिवीजन होता है ना, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए स्पिंडल फाइबर्स आके इस तरीके से काइनेटोकोर प्रोटीन होती है, इधर प्लेट, एक प्लेट इधर, एक प्लेट इधर, इससे अटैच्ड हो जाते हैं, और ये एनर्जी यूज करती है बेटा। एनर्जी यूज करके ये इस साइड पुल करेगी, ये इस साइड पुल करेगा फाइबर, और इस तरीके के नंबर ऑफ फाइबर आके अटैच्ड हुए हैं, और वो एक ही डायरेक्शन में पुल करेंगे उसको। तो दोनों डायरेक्शन में पुल करने की वजह से ऑब्वियसली अब क्या होगा? ब्रेक डाउन। ठीक है, ब्रेकिंग, सेंट्रोमियर टूट जाएगा। सेंट्रोमियर टूटा तो देखो, जब ये इस तरफ इसको खींचेगा, इस तरफ से तुम खींचो, तुम देखो अभी आप एक्सपेरिमेंट करो, आप एक थ्रेड लो या कोई भी क्लॉथ आपके आसपास जो है, उसको आप सीधा रखो, एंड देन उसको बिल्कुल, क्योंकि मेटा सेंट्रिक बता रही हूँ बेटा, एकदम सेंटर से आप उसको पकड़ो और यहां से इसको खींचो, तो ये इस तरीके से हुआ। करके देखो, आसपास कुछ हैंकी है या कोई भी चीज है तो उसको, रिबन वगैरह हो तो उसको खींच के देखो, हुआ क्या? फास्ट रिप्लाई करो बेटा। कोई भी चीज जो मूव हो सकती है उसको करके देखो, हुआ ना? तो ये शेप बताया, ये शेप कब हुआ? ये सेंट्रोमियर के टूटने के बाद आपको आया।
इस तरीके से स्ट्रक्चर है तो आप शेप नहीं देख पा रहे थे, वो आप काउंटिंग कर सकते हैं क्रोमोसोम का, एंड दैट इज मेटाफेज। उस मेटाफेज में आपने काउंटिंग किया, लेकिन जब स्प्लिटिंग करके आप ऐसे खींच रहे हो ना, तो स्पिंडल अपरेटस भी इसी तरीके से खींचता है, और वो जो उसकी फ्री आर्म है वो एक शेप बनाएंगे। दैट्स वाई शेप स्टडी इन एनाफेज and counting accuracy in metaphase, and if counting and shape both, तो देखो आप इस तरीके के जितने क्रोमोसोम होंगे वो एक साइड में जाते हुए दिखेंगे, तो आप काउंटिंग भी कर सकते हो, शेप भी कर सकते हो, देख सकते हो जो जैसा टूटा होगा ना वो उस तरीके का शेप बनाएगा। अगर मेटासेंट्रिक होगा तो आपको इन्वर्टेड वी वी जैसा दिखेगा, या सॉरी इन्वर्टेड ए जैसा या वी शेप का दिखेगा स्ट्रक्चर। सब मेटासेंट्रिक होगा तो देखो इसकी इसके पास एक छोटी आर्म है, एक बड़ी आर्म है, तो इंग्लिश का एल लेटर बनता है ना, यहां से सेंट्रोमियर को पकड़ के खींचेगा स्पिंडल एपरेटस और ये शेप दिखेगा। तो शेप आपको आइडेंटिफाई करना हो तो एनाफेज। ओके, एक्रोसेंट्रिक जे शेप और छोटी आर्म होगी, ये लंबा एंड ये ऊपर का नहीं आएगा, ठीक है, तो जे इंग्लिश के जे लेटर की तरह होता है और ये आई हो गया। तो शेप ऑफ क्रोमोसोम दैट इज डिसाइडेड और क्लियरली विजिबल इन द एनाफेज ऑफ सेल डिवीजन। इज इट क्लियर? बता दो फटाफट। वेरी गुड। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं होती है, इनको जब समझते नहीं है बच्चे तो वो कॉम्प्लिकेट बन जाता है। ठीक है बच्चा, तो आपको शेप ऑफ क्रोमोसोम एकदम बहुत अच्छे से समझना है। पहले उसके लिए डीएनए कंडेंसेशन जो आपको कल के लेक्चर में हुआ, देन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, देन सेंट्रोमियर क्यों स्प्लिट होता है, उसमें एनाफेज का क्या रोल है, काइनेटोकोर प्रोटीन का क्या रोल है, ये सब आप डिटेल देखोगे सेल डिवीजन में। लेकिन अभी समरी समझने के लिए उस पोजीशन से सेंट्रोमियर से देखो, बाकी सारे पोर्शन पे तो वो फ्री है ना, क्रोमोसोम फ्री है, तो आप क्या तोड़ोगे यहाँ पे? इस सब जगह पे तो क्रोमोसोम जुड़े ही नहीं आपस में, यहाँ पे जुड़ा हुआ था, तो जो जुड़ा हुआ था उस पोर्शन को तोड़ दिया तो दोनों सिस्टर अलग अलग हो गई। और सेल डिवीजन का मीनिंग ही है कि हाफ हाफ हो जाना, तो हाफ क्रोमोसोम इस साइड, हाफ क्रोमोसोम इस साइड, फाइनली दो सेल बन जाती है एक सेल से। यही सेल डिवीजन की समरी है। चलो फटाफट इसकी थ्योरी देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें कई सारी इंफॉर्मेशन है, आपके एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल है। मेटासेंट्रिक में बोथ आर्म्स आर इक्वल इन लेंथ, क्योंकि सेंट्रोमियर एकदम सेंटर में। सब मेटासेंट्रिक में वन आर्म इज स्लाइटली लॉन्गर एंड यहाँ पे मोर लॉन्गर हो जाती है। क्लियर? वन आर्म इज स्लाइटली लॉन्गर, वी शेप इन एनाफेज, एल शेप इन एनाफेज, जे शेप इन एनाफेज, रॉड शेप इन एनाफेज और आई शेप। एक बार तुम 1 मिनट के लिए इसको मौन धारण करके जरा देख लो सारे स्ट्रक्चर को। अब आपने जो डिटेल लिखी थी ना, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, वो सब आप बढ़िया से अच्छे से वो पॉइंट्स को मार्क करके रखो, कहाँ पे क्या प्रेजेंट है। डिटेल्स आर इम्पोर्टेंट एंड स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, देन प्रॉब्लम सॉल्व है। ये इमेज ड्रॉ करनी है बेटा आप सबको, सारी इंफॉर्मेशन इसी तरीके से लिखोगी, अपने आप में समरी बनाया हुआ है। आर्म रेशियो ऑब्वियसली 1 होगा, जैसे 2/2, तो 1 ही आता है ना बेटा, 0 नहीं होगा, 1 होगा। ओके, क्लियर है? आगे चले। वेरी गुड। चलो, अब ये जो मैंने काइनेटोकोर वाली कहानी बताई आपको, वो आप समझने की कोशिश करो तो आपको बहुत प्यार से समझ में आएगा अच्छे से। देखो ये काइनेटोकोर, दिस इज द प्रोटीन प्लेट, प्रोटीन प्लेट। क्लियर? इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग।
बस हमें पता होना चाहिए कि माइक्रोट्यूब्यूल्स आके यहाँ पे बाइंड कर रहे हैं, और ये बड़ा ही एनर्जेटिकली कंपाउंड है, एक एनर्जेटिकली स्ट्रक्चर है। और ये बाइंड ही इसलिए किया है ताकि स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम हो जाए, जो एग्जैक्ट टर्म होता है दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, दोनों सिस्टर क्रोमोटिड को अलग करना, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम। हाँ, डबल टी होगा बेटा, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर है? तो आप देखो, ये मेटाफेज में ऐसे अरेंज थे। मेटाफेज ये होता है जब इक्वेटर पे अरेंज होते हैं, स्पिंडल apparatus अरेंज करके रखा उन्हें, और एनाफेज में वो ब्रेक होके टुवर्ड्स द बोथ पोल वो मूव करेंगे, और ये आपका सेंट्रियोल वाला हिस्सा है जो एस्टर रेज में मैंने बता रखा है। दिस इज एग्जैक्टली एस्टर। एस्टर का फॉर्मेशन, इसका सीधा सा मतलब है ये एनिमल सेल है बेटा। ओके, एंड जब ये मूव कर रहा है तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोमियर ब्रेकडाउन और बाइंडिंग, उसी जगह पे इसने बाइंड कर रखा है, तो इसने एक शेप ले लिया, ये एल शेप है। दिस इज सब मेटासेंट्रिक। समझ में आ रहा है? इस तरीके से होती है स्टडी। आई होप सबको क्लियर है। क्रोमेटिड्स, काइनेटोकोर, इनर प्लेट, आउटर प्लेट, इतना अभी डिटेल की नीड नहीं है। माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़े हुए हो, क्रोमोसोम समझ में आ रहा है। चलो, ठीक है। ये समझना चाहो तो ये भी देख सकते हो, जो काइनेटोकोर है उसका अपना एक रिंग स्ट्रक्चर होता है। आउटर काइनेटोकोर अरे अटैच होगा माइक्रोट्यूब्यूल से, इनर काइनेटोकोर आपका अटैच्ड होगा क्रोमोसोम से। इंट्राइलियम, ट्राइलियम अभी आया था ना एग्जाम्पल प्लांट का। ठीक है, तो इंट्राइलियम एंड ट्रेडिस्केंशिया प्लांट, ऑल क्रोमोसोम्स आर मेटासेंट्रिक। जस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, पूछा जाता है ऑप्शन में, वहां से आपका पॉइंट बन गया। The number of chromosome that a species possesses has no basic significance. The number of chromosome that a species possesses has no basic significance with respect to कि the thing that matters is the quality gene on the chromosome, not their number. ये डिपेंड नहीं करता है कि किसी के पास कितने क्रोमोसोम नंबर हैं, उससे आप बोल दो कि अरे इसके पास इतना क्रोमोसोम है तो ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता। देखो ना, तुम इंसान को ही देखो, इंसान के पास कितने क्रोमोसोम है? 46। 46 क्रोमोसोम है, लेकिन उससे स्ट्रांग तो कोई नहीं है फिर। ठीक है, आपको हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इन केस देखोगे ना तो प्लांट में आता है। वैसे तो एनिमल का ही रहता है हाईएस्ट, लेकिन प्लांट वाला क्वेश्चन अभी आपको ही मिल जाएगा इस पॉइंट में। फर्न, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा एक प्लांट की कैटेगरी है, उसके एक एग्जांपल रेटिकुलेटम करके है। ओफियोग्लॉसम, हाँ याद है, ओफियोग्लॉसम रेटिकुलेटम, उसमें आपके 720 पेयर्स। तो 720 पेयर्स मतलब उसको डबल करोगे तो 1440 हो जाएगा। 720 पेयर एंड 1440 क्रोमोसोम। पेयर में बोलो या सिंगल? ओके, तो उस केस में बेटा क्या होगा? उस केस में क्या होगा आपका? जो क्रोमोसोम नंबर है वो तो इतना हायर हो गया, लेकिन वो प्लांट कहाँ है? वो फर्न है, और फर्न आता है टेरिडोफाइटा में, तो इवन दैट इज नॉट द हायर कैटेगरी। एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म का प्लांट भी नहीं है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिसाइड नहीं करता है कि किस तरीके का वो ऑर्गेनिज्म है, वो बहुत हायर प्रॉपर्टी का हो ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज्यादा है। इट डिपेंड्स ऑन कि उसके पास किस क्रोमोसोम में कितनी क्वालिटी जीन प्रेजेंट है, किस क्वालिटी की जीन प्रेजेंट है। ठीक है, समझ में आ रहा है? नॉट देयर नंबर। क्रोमोसोम हैव इक्वल आर्म और आइसोब्रैकियल क्रोमोसोम, क्रोमोसोम हैव अनइक्वल आर्म। हेट्रोब्रैकियल क्रोमोसोम कहाँ है अब ये बताने की नीड नहीं है, तुम्हें समझ में आ रहा है? इक्वल आर्म मतलब मेटा। क्लियर है? क्लियर है बेटा यहाँ तक? ओके, चलो।
अभी देखते हैं और पॉइंट। मेटाफेजिक क्रोमोसोम, मेटाफेज अभी देखा ना आपने, एक ग्लिम्स देखा। मेटाफेज मतलब जिसमें क्रोमोसोम इक्वेटर पे अरेंज हो गए हो स्प्लिटिंग के पहले, एनाफेज से पहले। तो मेटाफेजिक क्रोमोसोम में होते हैं 2 डीएनए। वाई? बिकॉज वो रेप्लिकेशन के बाद आया हुआ है, ठीक है। रेप्लिकेशन के बाद डीएनए यहाँ पे पहुंचा हुआ है, तो डबल डीएनए। सिस्टर क्रोमेटिड अभी बनाया था ना बेटा, ये सिस्टर क्रोमेटिड क्या है? ये ओरिजिनल डीएनए था, ये इसका डुप्लीकेट है, और सिस्टर को साथ साथ लेके चल रहा है जब तक डिवाइड नहीं हो जाएगा। तो 2 डीएनए, इसको बोलते हैं 2 डीएनए। हैविंग डबल डीएनए कंटेंट इन कंपैरिजन टू नॉर्मल क्रोमोसोम। नॉर्मल क्रोमोसोम जब हमारी सेल, जैसे आपकी स्किन दिख रही है ना, पूरी लेयर दिख रही है, इस स्किन में जितनी भी सेल हैं उन सभी के पास नॉर्मल क्रोमोसोम प्रेजेंट है। लेकिन आपको जब कट लगा, एक कट लगा, जस्ट सपोज कि आपको कोई कट लग गया किसी चीज से, और फिर वहां पे आप देखते हो नई सेल ग्रोथ कर रही है, नई सेल बन रही है, और धीरे धीरे वो कट हील हो जाता है। क्लियर? मार्क हो सकता है, डीप कट रहे तो मार्क रह जाए, अदरवाइज मार्क भी चला जाएगा धीरे धीरे। तो उस केसेस में क्या हो रहा है, वहां पे सेल डिवाइड हो रहे होंगे। क्लियर? तो जब सेल डिवाइड होते हैं तो वहां पे डबल डीएनए होता है, जब सेल नॉर्मल रहती है तो वहां पे सिंगल डीएनए होता है। तो नॉर्मल क्रोमोसोम सिंगल डीएनए होता है। ओके, इसका मतलब नॉर्मल क्रोमोसोम इस तरीके से ही होगा, उसमें सिस्टर क्रोमेटिड नहीं होगी। समझ में आया बच्चा? क्लियर? तो इसको 1 डीएनए, इसको 2 डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए, ये सब हम पढ़ाएंगे तुम्हें। द मेटाफिजिक क्रोमोसोम हैज 2 क्रोमेटिड। सिस्टर वाली बात है, 2 सिस्टर क्रोमेटिड लिखे तो भी सही है, 2 क्रोमेटिड लिख रहा है वो भी करेक्ट है। सिस्टर नॉन सिस्टर आता है जब आप मियोसिस पढ़ते हो ना, वहां पे आपको सिस्टर वर्ड यूज करना पड़ता है। तो दोनों इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। 1 क्रोमेटिड इज द हाफ लॉन्गिट्यूडिनल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम। ये आप कब बोल रहे हैं, हम ये सिस्टर क्रोमेटिड कब बोलेंगे इसको? एक क्रोमेटिड को हम कब बोलेंगे? जब हाफ, हॉरिजेंटल नहीं हाफ करना है बेटा, ये हॉरिजेंटल होता है, ये लॉन्गिट्यूडिनल होता है, तो हॉरिजेंटल नहीं, लॉन्गिट्यूडिनली हाफ पोर्शन। क्लियर बच्चा? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अब तो आई थिंक क्रोमोसोम यूं ही पूरा एकदम क्लियर समझ में आ चुका होगा अब तक। इन अ क्रोमेटिड 2 क्रोमोनिमेटा आर प्रेजेंट। ठीक, दिस इज द, यू कैन सी कि एक जो आपका पूरा डीएनए है ना, पूरा डीएनए आप बोल रहे हो, उसको बाइंड करने वाला पूरी एक प्रोटीन की सेल, प्रोटीन कोटेड डीएनए, उसको बोलते हैं क्रोमोनीमा। मीन्स होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, रेटिकुलेट मीन्स होता है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। तो क्रोमोनीमा, ठीक है। तो थ्रेड लाइक पूरे प्रोटीन्स उसके पास कोटेड, प्रोटीन कोटेड डीएनए होंगे। ऐसा क्या होगा? इन अ क्रोमेटिड 2 क्रोमोनिमेटा आर प्रेजेंट। क्रोमोनिमेटा आर प्रोटीन, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन कोटेड डीएनए, देयर डायमीटर इज 100 एंगस्ट्रॉम। इन मेटाफिजिक क्रोमोसोम टोटल 4 क्रोमोनिमेटा प्रेजेंट, क्योंकि एक डीएनए एक क्रोमेटिड के अंदर 2 था, तो मेटाफिजिक क्रोमोसोम। अब ये सब कैलकुलेशन वाली चीज आते हैं बेटा, ध्यान से एकदम पढ़ो। क्लियर? मेटाफिजिक क्रोमोसोम पूछ लिया तो मेटा क्रोमोसोम के पास ऑलरेडी 2 डीएनए, और एक क्रोमेटिड में एक डीएनए होता है। 2 डीएनए या 2 क्रोमेटिड भी आप लिख लोगे, तो जस्ट आपको डबल करना है बेटा। फास्ट लगे या नहीं समझ में आ रहा है तो रोक सकते हो, ठीक है। तो 2 × 2 4 क्रोमोनिमेटा। एक रफ नोट्स तो मेरे साथ ही बनाया करो तुम लोग, उसको फिर बैठ के क्लास नोट्स और ये वाले नोट्स को मिला के देन योर फाइनल नोट्स शुड बी प्रिपेयर। द टर्मिनल एंड ऑफ क्रोमोसोम्स आर नोन एज टीलोमेयर, टीलोमेरिक एंड। ठीक, दिस इज टीलोमेयर। जब सेंट्रोमियर वहां नहीं है तो भी ये टीलोमेयर रहेगा बेटा, ये ध्यान रखना। ये एंड ही टीलोमेयर है, ये एंड टीलोमेयर। द टर्म टीलोमेयर proposed by Muller, द टीलोमेयर प्रिवेंट द फ्यूजन ऑफ 2 क्रोमोसोम। यहाँ पे इस तरीके का चार्ज होता है, जैसे आप प्लस माइनस के बीच में देखते हो ना, अट्रैक्शन होता है, अगर प्लस प्लस है तो वो अट्रैक्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है कि ये क्रोमोसोम यहाँ से फ्यूज ना कर जाए, ये इतने नियर बाय रहेंगी, सिस्टर क्रोमेटिड ऐसे रहती है, तो ये इससे फ्यूज ना कर जाए, रिपल्सन रहता है इनके बीच में। समझना इस बात को, समझ रहे हो? टीलोमेरियर
प्रिवेंट द फ्यूजन ऑफ ट्रू क्रोमोसोम, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे चार्ज होंगे, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड को रिपेल कर रहा है, नहीं तो वो फ्यूज हो जाते, बाइंडिंग ही तो होनी है बेटा। क्रोमेटिड वाला पॉइंट रिपीट करें, पूरे पॉइंट क्रोमेटिड क्या है देवाशीष, कौन सा बेटा? चलो फिर से पूरी क्रोमेटिड की कहानी हम बताते हैं। क्रोमेटिड क्या है? क्रोमेटिड जो आप इंटरफेज में डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ते हो ना, उसके रिजल्टेंट डीएनए बना हुआ स्ट्रक्चर है। इंटरफेज में डीएनए रेप्लिकेशन से डीएनए की जो कॉपी बनी है ना, डीएनए कॉपी बनी है, वो है आगे जाके जब दोनों कंडेंस होंगे तो आगे जाके एक तो ओरिजिनल वाला, एक कॉपी। अब हमारे पास दो चीजें हैं, ओरिजिनल डीएनए एंड कॉपी डीएनए, एक ही एक एक स्ट्रक्चर में। तो ये ओरिजिनल और कॉपी एक साथ कंडेंस होते हैं, और जब ये फाइनली कंडेंस होते हैं तो इनका कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से, ये दिखता बहुत बाद में, वो हम सेल डिवीजन में तुम्हें बताएंगे। लेकिन जो एक जिसको डबल किया था वो एक दूसरे के पास ही रहते हैं, तो दे बिकम सिस्टर क्रोमेटिड। उस टाइम आप इसको पूरा कंप्लीट क्रोमोसोम एंड टू सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हो। इतनी बात समझ में आई सबको? ओके। अब इस क्रोमेटिड में या क्रोमोसोम में आप देख रहे हो कि बीच में मैं बार बार एक डार्क रीजन बना रही हूँ, दैट इज सेंट्रोमियर। इसकी तो पूरी कहानी क्लियर है। अब यहाँ पे क्या बात है कि टेलोमेरिक एंड, मतलब ये लास्ट वाला एंड, मैंने ये नहीं बोला है यहाँ पे कि टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, ये नहीं बोला है, टेलोमियर एंड की बात हो रही है। तो टेलोमियर एंड मतलब दोनों ही आर्म का एंड वाला पोर्शन, ठीक है, शॉर्ट आर्म लॉन्ग आर्म या दो बोथ आर्म के एंड वाले पोर्शन को आप बोल रहे हो टीलोमियर। तो ये आपस में फ्यूज ना कर जाए, देखो फ्यूज कर जाएगा तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब कैसे कहाँ कहाँ से सेपरेट करोगे? वो फ्री था तभी तो काइनेटोकोर से आपने यहाँ से किया तो स्प्लिटिंग हो गई। और ये लॉन्गिट्यूडनल वाली जो बात आई थी, तो दे आर लॉन्गिट्यूडनल, हाफ एक्सिस पे एक दूसरे की लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंट है बेटा। अभी हम फिर से एक बार इमेज दिखा देंगे। तो लॉन्गिट्यूडनली ब्रेक कर रहे हैं, 20 से टूटेंगे तो डीएनए टूट जाएगा बेटा। डबल हुआ डीएनए, एक इधर है एक उधर है। जस्ट सपोज ये ओरिजिनल डीएनए है, ओरिजिनल डीएनए, ये कॉपी डीएनए। अभी क्लियर है देवाशीष और बाकी सब बच्चा? ओके, आगे देखो। तो टीलोमियर प्रिवेंट द फ्यूजन ऑफ टू क्रोमोसोम बोथ क्रोमेटिड अटैच्ड एट द सेंट्रोमियर, है ही बेटा, बार बार बना रहे हैं। द टर्म क्रोमोनीमा, क्रोमोनीमा प्रपोज्ड बाय जेडोवस्की, ये सब क्वेश्चन है बेटा, उन सबको आंसर के साथ बस बुलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया ताकि आपके पास एक इंफॉर्मेशन आ जाए। दीज आर द फिलामेंट्स, क्रोमोनीमेटा फिलामेंट थ्रेड बताया, ऑफ डीएनए विच आर प्रेजेंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम्स एंड दे हैव प्रोटीन्स। मैट्रिक्स ऑफ क्रोमोसोम, और ये सब अभी स्टिल स्टडी का पार्ट है कि यहाँ पे पेलिकल होता है क्या, इसकी कोई बाउंड्री होनी चाहिए ना। क्रोमोसोम है तो क्या यहाँ पे क्रोमोसोम की बाउंड्री भी कुछ है क्या? तो ऐसा माना जाता है कि इसकी एक बाउंड्री है, उसको पेलिकल कहते हैं, क्लियर। बट स्टिल दैट इज नॉट प्रूवन, ये अंडर स्टडी चल रहा है। तो मैट्रिक्स ऑफ क्रोमोसोम इज नॉन जेनेटिक पार्ट। वाई? मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मतलब उसका बेस, समझना, ठीक है। तो क्रोमोसोम अगर इस तरीके से स्ट्रक्चर है तो हम क्या बोल रहे हैं? मैट्रिक्स। एक ऐसा मान लो कि ये हम बोल रहे हैं कि इसके पास एक जोन है, जैसे जोन ऑफ क्लियर जोन आपने देखा था ना, उस तरीके का एक जोन आप समझ लो कि क्रोमोसोम के भी पास है, कोई मेम्ब्रेन वगैरह या नहीं, ठीक। तो इसका जो मैट्रिक्स होगा बेटा, जेनेटिक पार्ट कहाँ है? अब देखो मैं शेड कर रही हूँ, जेनेटिक पार्ट तो हमेशा क्रोमोसोम होगा ना, तो दिस बिकम जेनेटिक पार्ट। एंड इसके बाद जो भी आपको इस बाउंड्री के अंदर व्हाइट पार्ट दिख रहा है वो क्या हो गया? नॉन जेनेटिक पार्ट। प्रोटीन हो सकता है उसमें, आरएनए हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स हो सकते हैं, लिपिड्स हो सकते हैं, तो दीज आर नॉन जेनेटिक पार्ट। ओके। तो मैट्रिक्स ऑफ क्रोमोसोम इज नॉन जेनेटिक पार्ट, इट बाउंडेड बाय पेलिकल। ये जो हमने रेड कलर की डॉटेड बाउंड्री बनाई, दैट इज पेलिकल। इट डज नॉट टेक स्टेनिंग, जो स्टेन लेता है उसको बोलते हैं क्रोमा,
दैट्स वाई क्रोमोसोम, स्ट्रेन लेने वाली बॉडी, क्रोमोसोम। क्लियर? ए क्रोमेटिक पार्ट, ए मतलब अगेन एब्सेंट, स्ट्रेन नहीं लेने वाला पार्ट, ए क्रोमेटिक पार्ट, दैट इज बाउंड्री जो आप बोल रहे हो पेलिकल। टेलोमियर ऑफ क्रोमोसोम शोज पोलैरिटी, पोलर होगा बेटा, एंड है, पोलरिटी होगी। द एंजाइम टेलोमेरेज, टेलोमियर पे एक्ट करने वाला, प्रेजेंट इन टेलोमियर ऑफ क्रोमोसोम, और ये इसके रिएक्शंस में बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज अ नॉन प्रोटीन एंजाइम, ध्यान रखना, नॉन प्रोटीन एंजाइम। अभी तक मैं तुम्हें क्या बोलती थी, एंजाइम्स आर प्रोटीन, लेकिन कुछ आरएनए हैं जो कि एंजाइमेटिक बिहेवियर करते हैं, कैटालिटिक एक्टिविटी करते हैं, राइबोजाइम आता है उसमें। इसी तरीके से टेलोमेरेज एंजाइम इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कैटालिटिक आरएनए विच सिंथेसाइज टेलोमेरिक डीएनए बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब ये क्या कहानी आ गई, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, सुनते जाओ बस तुम लोग, ठीक है। डीएनए से ट्रांसक्राइब करेगा, डीएनए ट्रांसक्राइब्ड करेगा ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, तो आरएनए बनता है, ठीक है बेटा। आरएनए रिवर्स ट्रांसक्राइब कर देगा तो डीएनए बन जाएगा, तो दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर बच्चा? इतनी सी बात है। तो टेलोमेरिक एंड पे क्या है, वहां पे कैटालिटिक आरएनए प्रेजेंट है, एंड वो कैटालिटिक आरएनए रिवर्स ट्रांसक्राइब कर देंगे और उस पोर्शन को भी डीएनए में कन्वर्ट कर देंगे। इज इट क्लियर? रिवर्स, रिवर्स मतलब उल्टा कर दो। तो आरएनए से डीएनए का बनना, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और ये हमारे वायरस भैया लोगों की बहुत खतरनाक चीज होती है। वायरसेस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रेट्रोवायरस पूरी एक कैटेगरी होती है जो एचआईवी वगैरह डिजीज होती है। करेंगे हम लोग बात उन सब पे भी। ये बात समझ में आई आपको, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन? These telomeric DNA are rich in G nitrogenous base। सब डायरेक्ट एमसीक्यू है बेटा, पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी तुम्हारी एक्सरसाइज सॉल्व होगी, जब आप इन सारी इंफॉर्मेशन को रखोगे ध्यान में। इट इज रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस। रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस क्या होता है कि एक ही सीक्वेंस रिपीट हो रहा हो, जैसे ए जी जी, अब जी रिच बोल रहा है ना, जी जी सी टी जी जी जी, तो कुछ टाइम के बाद फिर से उसमें यही लिखा होगा, ए जी 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 सी टी जी जी जी, ठीक। तो ये रिपीट हुआ, कितनी बार रिपीट होता है ये उस स्पीसीज की कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें ह्यूमन के केस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसी फिनोमिना पे बेस्ड है कि सेगमेंट और कितनी बार रिपीटेड। तुम्हारे सेगमेंट मेरे सेगमेंट एक हो सकते हैं, लेकिन रिपीटेशन नहीं कॉमन होगा। जैसे हमारी फिंगरप्रिंट है ना, सबकी फिंगरप्रिंट अलग अलग होती है, सबकी रेटिना को स्कैन किया जाता है, अलग अलग अपीयरेंस है, उसी तरीके से ये डीएनए की इंफॉर्मेशन यहाँ पे वेरी करती है, समझना बस। रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस इन क्रोमोसोम, डीएनए एंड हिस्टोन, ये पहले भी बताया हुआ है, 1:1 का रेशियो होता है। अब देख लो कहानी जो आप बात कर रहे हो, ये अगेन स्क्रीनशॉट लेना है आपको, पैलिकल ध्यान में रखना, मैट्रिक्स ध्यान में रखना है, इनके बारे में व्हेन आस्क्ड, व्हेन आस्क्ड तभी आपको बतानी है बात, अदरवाइज ज्ञान मत देना किसी को। क्रोमोसोम इज द थ्रेड, क्रोमोनिमेटा, देखो एक ये दिख रहा है, एक ये क्रोमोनिमेटा होता है, तो 2 क्रोमोनिमेटा एक डीएनए में, ठीक। अब बड़ा ही प्यारा इमेज है, एकदम सीधा सीधा, एक्स वगैरह कुछ नहीं बनाया, दिख रहा है आपको। एक साइड से देखो, क्रोमोसोम से स्टार्ट करते हैं, क्रोमोसोम कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है आपका, क्रोमोसोम का, आप लिख लेना। एक क्रोमोसोम के अंदर क्या है, दो दो सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है, ये लिखो सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड के अंदर चलते हैं, पहले जोड़े जुड़े कहाँ से हैं ये, एक तो आपको क्रोमोसोम लेबलिंग बढ़ा लेना, दूसरा आप सिस्टर क्रोमेटिड बढ़ा लो, तीसरा आप जुड़े कहाँ से हैं, सेंट्रोमियर से, चौथा एक सिस्टर क्रोमेटिड के अंदर आओ तो 2 क्रोमोनिमेटा, 4 2 इन नंबर, लिख लो ऐसे छोटा छोटा इंफॉर्मेशन, 2 इन नंबर, ओके। क्रोमोमियर क्या है, क्रोमोनिमेटा में जा, देखो ये क्या है, ये डेंस
डीएनए, ये डेंस डीएनए। लेकिन क्रोमोनिमेटा आपका धागा है, धागा कहीं उलझा हुआ है और वहां पे आपको पॉइंट गठान जैसी दिख रही है। तो क्रोमोमियर क्या है? क्रोमोनिमेटा के सेंट्रोमियर आप इस तरीके से समझने के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन उसको लिखना नहीं है वहां। दीज आर द नोड ऑफ डीएनए इन क्रोमोनिमा। समझ में आया? ओके, तो सेंट्रोमियर हो गया, क्रोमोनिमेटा हो गया, क्रोमोमियर हो गया 5, काइनेटोकोर प्रोटीन की प्लेट है 6, मैट्रिक्स एंड पेलिकल आपके सराउंडिंग का नॉन जेनेटिक पार्ट है जहाँ पे डीएनए नहीं है, प्रोटीन्स हो सकते हैं, आरएनए हो सकते हैं, लिपिड्स हो सकते हैं। अच्छा, ये लिखा तो है क्रोमेटिड, तो दीज आर वन क्रोमेटिड और ये हो जाएगा 2 क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड। एंड की बात कर लें, एंड इज टेलोमेयर, वेयर telomerase enzyme is present which involve in reverse transcription। आरएनए होते हैं वहां पे कैटालिटिक आरएनए, और वो आरएनए कैटालिटिक एक्टिविटी करके डीएनए को फॉर्म कर सकता है वहां। दिस इज ओवरऑल अबाउट योर सिंपल सिंपल चीजें रिलेटेड टू क्रोमोसोम, जो आगे जाके एकदम ह्यूज और वेरिएशन को फॉर्म करती है। समझ में आया बच्चा? ये कैसा क्रोमोसोम है बताओ, तुम लोग के लिए क्वेश्चन। इज इट मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक? विच टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज दिस? रिप्लाई फास्ट, सभी रिप्लाई करो। वेरी गुड, सबका करेक्ट है, मेटासेंट्रिक। गुड बेटा। अभी बताओ, ये एकदम क्लियर स्ट्रक्चर हो गया, सब समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लेना, जो ऐड करने हैं क्रोमोसोम क्रोमेटिड ये लिख लेना, बाकी चीजें रखो अपना ध्यान में। ठीक, क्रोमोनिमेटा, एक क्रोमेटिड में 2 क्रोमेटिनिमेटा, तो मेटाफेज में इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, या प्रोफेज भी पूछता है, प्रोफेज के जाइगोटीन के स्टेज के बाद, मतलब लेट प्रोफेज इज अर्ली मेटाफेज, ट्रांजिशन होता है सब। बात करेंगे बहुत प्यार से, सेल डिवीजन समझ में आएगा। तो इन सब पोर्शन तो मेरे स्टूडेंट कोई गलती ही नहीं करते, बहुत छोटी छोटी गलतियां करते हैं मेरे बच्चे, पता है? साइंटिस्ट का नाम, एग्जाम्पल, प्लांट किंगडम में बहुत गलती करते हैं। ये सब तो एकदम ऐसे प्रिंट हो जाता है, ब्रेन में प्रिंट है उन सब के, आपके जितने सीनियर्स है ना वो सब ये सब चीजों की प्रिंटिंग करके रखे हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। द क्रोमोसोम नंबर ऑफ सम कॉमन ऑर्गेनिज्म इज एज शोइंग फॉलोइंग। ठीक है, अब ये हम क्या बोले, इसको आप बस स्क्रीनशॉट ले लो और नोट डाउन कर लो, कुछ इंपॉर्टेंट हम मार्क कर देते हैं। ड्रोसोफिला, मस्का, राना टिग्रीना, फ्रॉक को बोलते हैं बेटा, होमोसेपियंस, रैटस रैटस, इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी नोट डाउन सारे ही कर। इसके अलावा भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम कुछ मिलता है तो आप उसको जस्ट मार्क करो और देख लो कि क्या उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। जाओ, मामा बुला रहे, जाओ। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। ट्रिटिकम एस्टिवम पूछा जाता है, ओराइजा सेटाइवा बायोटेक्नोलॉजी में आ जाएगा आपको, कहीं कहीं पे अलग अलग जगह पे आपको ये एग्जांपल है। पाइसन सेटाइवा मेंडल जी इन पे स्टडी करके बैठे हुए हैं, तो आपको पढ़ना है। जी मेस पे आप जेनेटिक डिसऑर्डर और जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हो, तो आपको जगह जगह पे कुछ कुछ चीजें पढ़नी है। टोमेटो भी आएगा, पोटैटो भी आएगा, तो वहां पे वो कवर ही होंगी। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिस तो आपकी पूरी ईस्ट और बेकरी एंड बेवर्स ईस्ट है, इससे आप ब्रेड ब्रेड और केक बनाते हो, इससे आप अल्कोहल बनाते हो, तो वहां पे ये क्वेश्चंस अपने आप आ जाते हैं। तो बेटर है आप एक जगह रखो इसको, न्यूरोस्पोरा फंजाई। ठीक है बेटा, क्लियर? जस्ट क्या है देखो, ध्यान देना,
कहीं एन लिखा है, कहीं 2n लिखा है, इसका सिंपल सा मतलब है उसकी मेन बॉडी क्या होती है, हैप्लॉइड, या मेन बॉडी होगी डिप्लॉइड। जैसे ह्यूमन का केस देखो लो, यहाँ पे क्या था, ह्यूमन कहाँ गया, 2n। तो आप जब आप हो ना, तो आप डिप्लॉयड हो। ओके, आपकी मम्मी, आपके पापा, मैं, हम सभी क्या हैं, डिप्लॉयड है, हम 2n है। एल्गी हैप्लॉइड होती है, फंजाई हैप्लॉइड होती है, तो उनकी मेन बॉडी हैप्लॉइड है, इसलिए एन लिखा हुआ है। ठीक है, देखो फंजाई को एन लिखा हुआ है। गार्डन पी आपका एंजियोस्पर्म है, डिप्लॉयड होता है। राइस एंजियोस्पर्म, डिप्लॉयड, डिप्लॉयड। जी में एंजियोस्पर्म, डिप्लॉयड। ओके, समझ में आ रहा है। 2n का मतलब सिंपल ये है कि उसकी प्लॉइडी हाफ होती है, एन होती है, या 2n होती है, हैप्लॉइड होती है या डिप्लॉयड होती है। ट्राइटिकम एस्टिवम, दैट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ वीट। हाँ बेटा, वीट है ये, राइस, ये वीट। ओके, आगे बढ़े। कुछ बताना नहीं है इसमें, जस्ट आपको कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं, वो नोट डाउन करके रखना है। एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल, ये आपको कल की कहानी में समझ में आ गया होगा। क्रोमोसोम इस तरीके से नहीं दिखता कि अभी आप बैठ के मेरे स्किन से ले लो सेल और बोलो कि मैम आपका क्रोमोसोम देखना है हमें, तो इट इज नॉट पॉसिबल। क्रोमोसोम उसी सेल में दिखेगा जो डिवाइड कर रहे होंगे, क्रोमोसोम वहीं दिखेगा जहां पे सेल डिवीजन चल रहा होगा। और उसके लिए मैंने कल वाले लेक्चर में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा कि कंडेंस होना, रॉड शेप क्रोमोसोम होना जरूरी है। रॉड शेप स्ट्रक्चर को ही क्रोमोसोम कहते हैं, जरूरी क्या है, वही स्ट्रक्चर क्रोमोसोम है, अदरवाइज क्रोमेटिन बोलते हैं अपन डीएनए को। essentially has a primary constriction or the centromere on the side, अब ये आपका एनसीईआरटी स्टार्ट हो गया, of which disc shaped structure called kinetochores are present, फिगर 8.12 डाला होगा मैंने, ये 13 है। ओके, आपके पास एनसीईआरटी है, चलो मैं डाल देती हूँ। वैसे एनसीईआरटी दिख रही है, एनसीईआरटी में आप देखो सिंपल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, एक ही लेबल है उसमें, काइनेटोकोर का, दैट इज द फिगर 1.8.12। क्लियर, उसको मार्क कर लो। बहुत सिंपल इमेज है, इतना पढ़ने के बाद तो ये सब इजी लगता है। क्लियर है ना बच्चा, ये हो गया, ऐड कर दिया। 8.12 दिख रहा है आपको, कानाटोकोर प्लेट को उसमें लेबल किया हुआ है। पूरा स्ट्रक्चर क्या है, क्रोमोसोम, दो पार्ट क्या है उसके, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर सॉरी, एक पार्ट बीच में सेंटर में जो डेंस है यहाँ पे शो नहीं किया हुआ है, दैट इज सेंट्रोमियर। दो स्ट्रक्चर क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड, कहाँ से डिवाइड हो सकती है, लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन से डिवाइड हो सकती है। चलो आगे देखते हैं। सेंट्रोमियर्स होल्ड्स टू क्रोमेटिड ऑफ अ क्रोमोसोम। अब तो ये सब आपको ऐसे ही इजी लग रहा होगा। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। क्या क्या होते हैं, द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज मिडिल सेंट्रोमियर, सेंटर सेंट्रोमियर फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। जो आपने एक स्क्रीनशॉट लिया था बीच में, वो काफी है सारे इंफॉर्मेशन के लिए, बट एनसीईआरटी आप मार्क करके रखो। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज सेंट्रोमियर slightly away from the middle of the chromosome, resulting into one shorter arm and one longer arm, P and Q। डायरेक्ट P and Q पूछ लेता है बेटा shorter and longer के लिए। In case of acrocentric chromosome, the centromere is situated close to its end, forming one extremely short and one very large। ऐसे लिखो तुम, J shape, ये L shape and ये V shape, या इन्वर्टेड A भी आ जाता है, that is also correct। Whereas the telocentric chromosome has a terminal centromere I shape या rod।
समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम, अब ये छोटी छोटी जो पॉइंट लिख दिया ना, ये एनसीईआरटी में लिख लो, बाकी वो नोट्स बनाओ अपने नोटबुक में लिखो। समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एट अ कांस्टेंट लोकेशन। तो उनको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या हो गया? सेंट्रोमियर। ये परसों वाली एक क्लास में और बताया था, सैट क्रोमोसोम जब बता रहे थे, सैट डीएनए देखा था अपन ने न्यूक्लियोलस बनाते हो, न्यूक्लियोलस के टाइम तब भी बात हुई थी कि अगर सेंट्रोमियर के अलावा कहीं पे डेंस डीएनए का कंडेंसेशन दिख रहा है तो उसको अपन सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं। तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेंट्रोमियर होते हैं। दिस गिव्स द अपीयरेंस ऑफ ए स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड द सैटेलाइट, इसको बोलते हैं सैटेलाइट ट्राबेंट, एंड वहां से ही आता है सैट क्रोमोसोम। अब अगेन ये इमेज देख लो, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द सेंट्रो पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, शॉर्ट आर्म, लॉन्ग आर्म, इसमें भी लिख लो पी क्यू सेंट्रोमियर, ठीक है। इसको आप लिख लो, ये आपका इन्वर्टेड वी, ये एल जाएगा, ये आपका जे बनेगा, ये आपका आई बनेगा। ये हो गया आपको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इमेज में इतना ऐड करो क्योंकि ये आधी अधूरी इमेज में इंफॉर्मेशन दे रखी है। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ये जितना आप लिखोगे ना बेटा, उतना जब आप पेज पलटोगे ना तो ये आपको अपने आप दिखेगा, पढ़ो या ना पढ़ो दिखता है ये सब। एंड दिस इज सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, तो सैटेलाइट बोलते हैं इसको। Normally, there is only one nucleus per cell. Variation in the number of nuclei are also frequently observed. अभी कल ही आपके सीनियर्स को पढ़ा रहे थे तो वहां पे जब पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है तो एक लेयर रहती है टैपेटम लेयर। टैपेटम लेयर बाय न्यूक्लिएटेड हो जाती है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर काम का लोड बढ़ता है, उसको न्यूट्रिशन देना है। न्यूट्रिशन देने के लिए उसको एंजाइम्स और प्रोटीन्स बनाने होंगे, लिपिड्स स्टोर करके रखना होगा, तो वो वर्कलोड बढ़ रहा है, इसलिए वहां पे डीएनए डबल हो जाता है विदाउट डिवाइडिंग द सेल। तो उस केस में आपके नंबर न्यूक्लियस के बढ़ सकते हैं। या आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बताई, सिंसिशियम कंडीशन, सेनोसिटिक कंडीशन, उस केसेस में न्यूक्लियर डिवाइड कर रहा है, सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, या कई सारी सेल आपस में फ्यूज हो गई हैं और न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ है, तो वेरिएशन इन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज ऑल्सो ऑब्जर्व इन लिविंग सिस्टम। बट जनरल हम क्या बोलते हैं? एक सेल एक न्यूक्लियाई। कैन यू रिकलेक्ट द नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज दैट हैव मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल? ये आपके लिए होमवर्क है, मैंने आपको बताया हुआ है, आप वहां से लिखो इसको, ठीक है। सम मैच्योर सेल्स इवन लैक न्यूक्लियस, ये भी आपको बताया हुआ है। आरबीसी, एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मेनी मैमल्स एंड सीव ट्यूब सेल्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट। वुड यू कंसिडर दीज सेल्स एज लिविंग? यस, दे आर लिविंग, ठीक। ये मैंने बता दिया, ये आपका होमवर्क है। एल्गी फंजाइस में आते हैं, मैंने कंडीशन बताई हुई है, वहां से आप जाओ नोट्स में से एग्जांपल लेके आओ, नहीं मिलेगा तो हम फिर से आपको बताएंगे। ओके, यहाँ पे आपका होता है चैप्टर खत्म। आप ये भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये सब आपने इधर उधर पढ़ा हुआ है, नाम आया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लो। इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइक्रोविलाई, लोमासोम, मेसोसोम, टाइट जंक्शंस और जोनुली, ऑक्लोडेंट्स, डेस्मोसोम, ट्रांसोसोम्स। ये वन वन लाइन आप एक कहते हैं ना ग्लोसरी की तरह रखो अपने पास। ये भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इंपॉर्टेंट है। जब आप स्टेनिंग स्टेनिंग बार बार बात कर रहे थे हम लोग, तो कुछ ऐसे स्टेन हैं जो स्पेसिफिक हैं, पर्टिकुलर कंटेंट को स्टडी करने के लिए आप उस स्टेन को यूज करते हो, ठीक है। जैसे एसिटोकार्मीन। अब आपको बता दो, ये बाई चांस आपको जो अभी संडे को पेपर होने वाला है उसमें मैंने ये क्वेश्चन दे दिया था, फिर मैंने हटा दिया कि अभी आप लोगों को स्टेनिंग मैंने डिटेल में पढ़ाई नहीं है, ठीक है। तो एसिटोकार्मीन स्टेन का दिया हुआ था वहां पे क्वेश्चन। खैर, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और आप देख रहे हो यूज्ड फॉर स्टेनिंग, किसको स्टेन करना है एंड कलर क्या दिखेगा, ठीक है। जैसे आपने क्रिस्टल वायलेट पढ़ रखा है और जगह जगह आपने पढ़ा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया को, डीएनए को, जो स्टेन लेगा
उसको स्टेन करके आपको देखना होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से वो सेपरेट दिखते नहीं है। जब आप माइक्रोस्कोप से देखते हो आपको उनको, तो आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते। दैट्स वाई हम उनको कलर करते हैं और वो एक अलग अपीयरेंस उस कलर को ले लेंगे, बिकॉज ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन। वहां रिएक्शंस होते हैं और उसमें कलर एब्जॉर्ब हो जाता है। और उस पर्टिकुलर, जैसे होली खेलते हैं ना, तो अपन कैसे वो रंगीन कर देते हैं एक दूसरे को, उसी तरीके से वो पोर्शन स्पेसिफिक कलर लेगा, स्टेन लेगा, और उसकी वजह से आपको वो सेपरेटली दिखने लगेगा। इंपॉर्टेंट है फ्यूजन स्टेन, डीएनए को लेता है। बेसिक फ्यूजन इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट आया तो सभी इंपॉर्टेंट है बेटा। जेनस ग्रीन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाइटल एक्टिविटी के साथ, ये बिना मारे स्टेन करेगा, वाइटल एक्टिव रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया लिविंग रहेगा, एक्टिवली फंक्शनली एक्टिव रहेगा। जेनस ग्रीन स्टेन जब यूज करेंगे, ग्रीन कलर देता है। मेथाइलिन ब्लू भी पूछा गया है, रुथियम रेड, रुथेनियम रेड भी पूछा गया पैक्टिन के लिए, मिडिल आंवला के लिए। सैफरेनिन तो मैंने भी कई बार बता दिया तुम लोग। सुडान 3-4, सुडान ब्लैक, कॉटन ब्लू, टोलोडीन, ये सब पहले आते थे ज्यादा क्वेश्चन। अब आपके आने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी जो आपने बीच बीच में जैसे कलर यूज किया ना, जैसे जेनस ग्रीन मैंने पहले भी बताया था, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के लिए मेथाइलिन ब्लू बताया है, आरएनए डीएनए का आया होगा कल के लेक्चर में। ओके बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट द सेल। इसको अपन अब आगे करेंगे एक्सटेंड सेल डिवीजन में, तब डिफरेंट डिफरेंट फेजेस पढ़ेंगे सेल के। अब आती है बात डाउट की, जो मेरे से 2 डाउट ऑलरेडी पूछे गए थे। एक तो हब से रिलेटेड पूछा था किसी ने, हब क्लियर। हब व्हेन अरेंजमेंट इज 9+0, सेंटर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंस प्रोटीन है, कोई ट्यूब्यूल्स नहीं है, उस केस में आप सेंट्रियोल के केस में सेंटर को बोलते हो हब। ओके, यहाँ पे देखो आपका लिखा है, इन सेंट्रल पोर्शन ऑफ सेंट्रियोल सेंट्रल रॉड और हब इज प्रेजेंट फ्रॉम वेयर 9 प्रोमिनेंट स्पोक रेडिएट्स। क्योंकि रेडिएटेड ये स्पोक जाके कहीं तो जुड़ेंगे ना बेटा, तो वो खुद ही प्रोटीन प्रोटीन के बीच में इंटरेक्शन होता है। दीज आर प्रोटीन बट दे आर नॉट ट्यूबुलर प्रोटीन, माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं है। तो उस केस में आप उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हो, हब। नहीं तो सेंट्रल शीद हो जाता, जैसे आपने सीलिया वगैरह में देखा, सीलिया फ्लैजिला में एक्सोनीम वाला पोर्शन। और एक पूछा है किसी ने ग्लायोक्सिसोम स्फेरिक्स, माइक्रोबॉडीज वाले पोर्शन से। क्या डाउट हो रहा था बेटा इसमें? इसमें देखो, इसमें 2 चीज आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये माइक्रो बॉडीज है, मतलब ये बहुत छोटी बॉडी है, और ये ऑर्गेनल है। ऑर्गेनल वो होते हैं जहां पे कोई रिएक्शंस चल रहा हो, जहां पे कोई स्टोरेज ना हो, रिएक्शंस भी चल रहे हो, कोई पाथवे चल रहा हो, कोई मेटाबॉलिक पाथवे चल रहा हो, ठीक है, तब आप उनको ऑर्गेनल में काउंट करते हो। अदरवाइज आप उनको सबको एर्गास्टिक बॉडीज बोलते हो, ठीक है, स्टोरेज वैक्यूल बोलते हो। तो दीज आर ऑर्गेनल। यहाँ पे जिस तरीके से इनका नेम दिया गया ना, उस तरीके से वहां पे रिएक्शंस चल रहे हैं। तो पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम में आपका पेरोक्साइड वाला ऑक्सीडेज पेरोक्साइडेज, ये रिएक्शन चलेगा H2O2 के मेटाबॉलिज्म के, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मेटाबॉलिज्म में ये सेल का पोर्शन पार्टिसिपेट करे। ओके, इसी तरीके से ग्लायोक्सिसोम है, जो कि मॉडिफाइड पेरोक्सिसोम्स हैं, एंड दीज आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स, ये इनका फीचर है। एंड दीज आर रिलेटेड, और ये सारे क्वेश्चंस अब आपके संडे वाले पेपर में आएंगे बेटा। दैट्स वाई मैं बार बार बोल रही हूँ, संडे का पेपर आपका पूरा फुल पोर्शन सेल है, और जिसमें फोकस किया जाएगा आफ्टर माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप एक बार को प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह भी कैसे ही देख लेना। आफ्टर माइटोकॉन्ड्रिया जो भी मैंने पढ़ाया, 90 क्वेश्चंस बनाने होते बेटा, फिर आप दोनों क्वेश्चंस के सेट रखोगे अपने पास, और मैं आपको एक पीडीएफ और प्रोवाइड कर दूंगी, उसको आप फटाफट से सॉल्व कर लोगे, ठीक है, जब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट
टेस्ट कंप्लीट, देन आपको वो एडिशनल पीडीएफ भी कंप्लीट करना होगा, देन ये चैप्टर आपका पैकअप हो जाएगा। तो वो पीडीएफ मैं आपको संडे को ही दूंगी, क्योंकि वहां से मैंने क्वेश्चन बना दिए। जनरली मैं क्वेश्चन बनाती नहीं हूँ पीडीएफ वगैरह से। ओके, क्लियर है? तो ग्लाइकोलिसोम्स क्या हो गए, जो कि आपके ग्लाइकोक्सिलेट मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले कर रहे हैं, वहां पे ग्लाइकोक्सिलेट की साइकिल चल रही होगी। इसके मेन एंजाइम्स लिखना है। ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल का मतलब है कि फैटी एसिड से रिलेटेड, लिपिड से रिलेटेड, ऑयल को फॉर्म करने वाले सीड से रिलेटेड मैकेनिज्म चल रही होगी। ठीक है, तो ग्राउंड नट, कैस्टर, सोयाबीन, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे लिखा होगा ना, इन दिस मेटाबॉलिज्म द फैट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। और कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो, पूरे चैप्टर को कंप्लीट करो। और अब नेक्स्ट हम लोग बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जस्ट एनसीईआरटी में 8th के बाद 9th चैप्टर होगा। तो जिस तरीके से आपने ऑर्गेनेल की बेसिक्स देखे ना, उसी तरीके से दिस ऑल ऑर्गेनेल्स आर मेड अप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। कई बार मैंने ये बात बता भी दी है। जब आप लिपिड बोलते हो, जब आप कार्बोहाइड्रेट बोलते हो, आप ग्लाइकोप्रोटीन बोले, आप ग्लाइकोलिपिड बोले, आपने ग्लाइकोजिलेट बोला, आपने पेरोक्सिडेज बोला, तो देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ एंजाइम, देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ लिपिड्स, देयर आर न्यूक्लिक एसिड। जब आपने डीएनए आरएनए की बात की, तो ये 4 मेजर आपके बायोमोलिक्यूल्स हैं जिनको आपको पढ़ना है। तो ऑब्वियसली ये चैप्टर एक बेसिक था आपका सेल मेटाबॉलिज्म समझने के लिए। आप जितनी फिजियोलॉजी पढ़ते जाओगे, अदर इन प्लांट और इन एनिमल, आपको वहां पे बेसिक्स ऑफ सेल्स हमेशा काम करेंगे। जब सेल के अंदर वो काम हो रहा होगा, तभी टिश्यू में हो रहा होगा, तभी ऑर्गन में हो रहा होगा। एक लीवर बाइल का सिक्रेशन इसलिए करता है क्योंकि उसके पास हिपेटोसाइट सेल है। एक नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन इलेक्ट्रिक सिग्नल तब दे रहे हैं जब उसके पास न्यूरॉन सेल है। समझना, पैंक्रियास पैंक्रियाटिक जूस इसलिए बना पा रहा है क्योंकि उसके पास पैंक्रियाटिक सेल है, ऐसा नहीं बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना होगा कि आइलेट ऑफ लैंगरहैंस हम पढ़ाएंगे तो हार्मोन सिक्रीशन करने वाली अल्फा डेल्टा सेल्स वहां पे प्रेजेंट है, बीटा सेल्स प्रेजेंट है, तब आपके इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है, ग्लूकागॉन प्रोड्यूस हो रहा है। तो दीज आर नथिंग, दीज आर सेल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, जो सभी जगह के आपके पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है और फंक्शन को परफॉर्म कर रही है। सेम वे में आप प्लांट की बात करोगे, जब आप फोटोसिंथेसिस की बात करोगे तो मेसोफिल सेल आपको पढ़नी पड़ेगी, बंडल शीथ सेल पढ़नी पड़ेगी। जब आप ट्रांसपिरेशन की बात करोगे तो आपको एपिडर्मिस पे स्टोमेटा पढ़ना पड़ेगा। ओके, रूट में रूट हेयर्स पढ़ने पड़ेंगे। तो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स जो इन्वॉल्व होंगी, और उस सेल से रिलेटेड आप फंक्शन देखो। अगेन आई रिपीट कि ये चैप्टर आपका, अगर ये चैप्टर प्रिपेयर है ना, तो यू आर, अभी आपका 20 से 25 क्वेश्चन तो मैंने प्रिपेयर करा दिया, नीट हो गया आपका इतना। 90 में से यू हैव कमांड ऑन 20 to 25 क्वेश्चन। तो ये जो आपने पूरा 1-1.5 महीना दे दिया, ये कोई वेस्ट नहीं है, ना ही मैम ने यहाँ पे कोई बकवास किया। बहुत एकदम अटेंटिव होके इन लेक्चर्स को, आपका सबसे पॉजिटिव पॉइंट पता है क्या, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है। आप नोट्स तो बना ही रहे होगे, अपने कुछ स्क्रीनशॉट लेके आलस कर रहे होगे, उनको मैं डिस्क्लेमर दे दूं, बेटा ऐसे स्क्रीनशॉट ना लाखों में हो जाएंगे, तो मैम के पीपीटी का स्क्रीनशॉट लेते रहो। उसके बाद जब वो मिक्स हो जाएंगे ना, जब आगे पीछे हो जाएंगे, तो आप परेशान होंगे, मैं नहीं परेशान होंगी। मुझे तो मेरा लैपटॉप ओपन करना है, देखना है, मेरे को हमेशा मेरे पीपीटी मिल जाएगी। तो आप स्क्रीनशॉट लेने की आदत नहीं डालना, उसके नोट्स बनाओ फटाफट, आपके जो भी नोट्स हैं वो सब बनाओ, प्रिपेयर करो, और इसको कंटिन्यू, ये तुम्हारी एक कुंजी की तरह तुम्हें मिल गई है, बायोलॉजी कुंजी दे दी मैंने। अब तुम मुझसे नहीं भी पढ़ोगे ना, किसी से भी पढ़ोगे ना, तो तुम्हारा बेस एक स्ट्रांग हो चुका है। चलो, अब इसको कंप्लीट कर लो, कल से हम लोग बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करेंगे। आपको कोई भी डाउट हो, अब यहाँ पे पूरे 1 2 3 कोई एक्सरसाइज में डिस्टिंग्विशन नहीं करना है, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होने चाहिए जो रिलेटेड है। जो फिजियोलॉजी से रिलेटेड है वो अभी भी नहीं होते, तो उनको मार्क करके रखो। चलो बेटा, बाय बाय, गुड डे। कुछ भी डाउट होगा सेंड करो मुझे। बाय बच्चा, बाय। कॉन्ग्रेचुलेशन, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने के लिए बहुत पेशेंस रखा तुम लोगों ने, बहुत अटेंटिव रहे हो। कॉन्ग्रेट्स, बाय बच्चा।